हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, हम एनएचएम का क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए 12 से 13 क्लासेस कंडक्ट करवा दिया है। उसी के रिगार्डिंग और उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा आज का क्लास आपके साथ रहने वाला है। और जो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये भले ही एनएचएम के लिए क्लासेस है, बट आपको किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए रहने वाला है। इससे क्या है कि आपको एक आइडिया जनरेट हो जाता है कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन का कैसे हमको आंसर निकालना होता है। वो सारी ही जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो क्लासेस है आपके लिए कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आप एम्स देने वाले हो, एसजी पीजीआई देने वाले हो, या ईआईसीटी देने वाले हो, पीजीआई देने वाले हो, जिपमर देते हैं या सीएचओ देते हैं, कोई से भी स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना किसी टाइम डिले के हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। बिफोर द फर्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस रिगार्डिंग वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम के अकॉर्डिंग हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनएचएम का एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियसली ईयर में, मध्य प्रदेश एनएचएम का यहाँ पे और आंसर की और ऑफिशियली पेपर ये रहने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। A problem solving approach to clinical decision making involving the use of the best available evidence is called as। तो इसको बोला जाता है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं क्या, या कोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस बोलते हैं क्या, या कोस्ट कंटामिनेटेंट प्रैक्टिस बोलते हैं क्या, या फोर्थ वन ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, तो पेशेंट सेफ्टी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य के हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ कि उपयोग को शामिल करते हुए। हिंदी में तो पॉसिबिलिटी नहीं होता, पर कभी कभी क्या है कि बच्चे दोनों ही लैंग्वेज में हमसे बोलते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा हिंदी में भी बताया करिए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हम यूज़ करते हैं ना क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में, तो वो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस इसका क्या है, तो उसके लिए यही रहने वाला है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसके लिए राइट वन आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, बेस्ट एविडेंस प्रैक्टिस राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई से भी स्टेट का एनएचएम का एग्जाम होता है तो इस टाइप से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन का बात करें, द डिग्री टू विच इंडिविजुअल हैव द कैपेसिटी टू ऑब्टेन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड बेसिक हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस नीडेड टू मेक अप्रोप्रिएट हेल्थ डिसीजन इज कॉल्ड एस। तो यहाँ पे पूछा गया है डिग्री टू बिच इंडिविजुअल, यदि किसी इंडिविजुअल का डिग्री है और उसका कैपेसिटी है टू ऑप्टेन, वो किसी चीज़ को ऑप्टेन कर रहा है, प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड कर रहा है, ऑप्टेन कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और अंडरस्टैंडिंग कर रहा है अपनी बेसिक हेल्थ इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो उसको क्या बोला जाता है। तो उसको नॉलेज बोलते हैं क्या, या हेल्थ लिटरेसी कहते हैं क्या, या फिर वही बात करें उसको हेल्थ इंफॉर्मेटिव कहते हैं क्या, या बेसिक नॉलेज कहते हैं क्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पूछा डिग्री ऑफ द विच इंडिविजुअल हैव टू कैपेसिटी टू ऑब्टेन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड बेसिक हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड द सर्विस नीडेड टू मेक अप्रोप्रिएट हेल्थ डिसीजन इज कॉल्ड एज। तो इसको बोलते हैं हेल्थ लिटरेसी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसका राइट वन जो आंसर आपके सामने रहने वाला है वो हेल्थ लिटरेसी, इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको सॉरी आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि इसका राइट वन आंसर कौन सा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा हेल्थ लिटरेसी इसे कहा जाता है। ठीक है, राइट वन आंसर इज अ हेल्थ लिटरेसी। बात करें हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स यूजिंग अ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, व्हेन बी डूइंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, हम जो साउंड सुनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप से जो साउंड हम सुनाया जाता है उसको हम क्या बोला जाता है, तो उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं क्या, या ऑडियोमेट्री बोलते हैं क्या, या सोनोग्राफी बोलते हैं क्या, या अस्कल्टेशन बोलते हैं क्या। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उस मेथड का नाम क्या है। तो यहाँ ये ऑब्जर्वेशन नहीं होता, ऑब्जर्वेशन तो आपको अच्छे से पता है कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। मतलब एक लगातार या कंटिन्यूसली हम किसी चीज़ को पर्टिकुलरली ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन की कंडीशन में आ जाता है, उसमें किसी इंस्ट्रूमेंट का नीड भी नहीं लगता। ठीक है, ऑडियोमेट्री क्या होता है, ऑडियोमेट्री आपको अच्छे से पता है, ऑडियोमेट्री किसके लिए किया जाता है, तो आपकी हेयरिंग वगैरह के लिए यूज़ में किया जाता है।
ठीक है। बात करें सोनोग्राफी, सोनोग्राफी आपको पता है मोस्ट कॉमनली ये फीमेल की कंडीशन को पता लगाने के लिए, या हम बात कर सकते हैं एब्डोमिनल पेन को पता लगाने के लिए, या जो प्रेगनेंसी कंडीशन होती है उसमें ज़्यादातर सोनोग्राफी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अस्कल्टेशन का क्या मतलब होता है? अस्कल्टेशन का मतलब होता है कि बीज हम क्या करते हैं, इसमें साउंड सुनते हैं, क्या सुनते हैं? तो इसमें साउंड सुना जाता है, क्या सुना जाता है? इसमें साउंड सुनाया जाता है अस्कल्टेशन में। और वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन लिसनिंग टू द साउंड। क्या जो क्वेश्चन का मेन कीवर्ड होता है वो हमको क्या करना होता है, वही कीवर्ड हमको पकड़ना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन का पूछा है लिसनिंग द साउंड ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स। यदि हार्ट का हम साउंड सुन रहे हैं, हार्ट में कौन कौन से साउंड सुनेंगे, तो आपको पता है कि हम हार्ट के जो साउंड्स आते हैं वो सुनाई देते हैं, और लंग्स में भी आपको साउंड से पता लग जाता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही है या नहीं है। तो उसी का यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको अस्कल्टेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फोर्थ वन का क्वेश्चन का बात करें, विच इज़ द priority patients टीचिंग स्ट्रेटजी बेन लिमिटेड टाइम इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे पूछा है विच इज़ द बेस्ट प्रायोरिटी फैशन टीचिंग स्ट्रेटजी बेन द लिमिटेड टाइम इज़ अवेलेबल। तो इसको हम बोलते हैं सीटिंग रियलिस्टिक गोल डेट हैव हायर प्रायोरिटी ऑफ द फैशंस, referring the patients to nurse educator in the private practice for the teaching, observing more experienced nurse teacher how to teach more effectively। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट्स एंड रेफर स्पेशलिस्ट। यहाँ पे पूछा गया था कि यदि कम समय है आपके पास और आपको पेशेंट को क्या करना है, कम समय है, और कौन सी वो आपकी स्ट्रेटजी होगी कम टाइम में लिमिट में, आप पेशेंट के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे करने वाले हो, ठीक है। तो मतलब जो आपसे पूछा है प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट टीचिंग स्ट्रेटजी पूछा गया है, तो सबसे जो मेन प्रायोरिटी है वो क्या है, सेटिंग रियलिस्टिक गोल। क्या बोलते हैं, सेटिंग करेंगे हम किसका, रियलिस्टिक गोल का, डेट हैव द प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट। जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हो पेशेंट के लिए, मतलब उसके बेनिफिशियल के लिए, वो यहाँ पे हम अवेलेबल करवाएंगे, उसका वो गोल सेट करेंगे, देन वही चीज़ें होगी, ठीक है। डायरेक्ट रेफरिंग नहीं कर देंगे, ठीक है। ऑब्जर्विंग भी नहीं करेंगे, आइडेंटिफाइड डायग्नोसिस भी नहीं करेंगे। सबसे पहले कि हम उसको पेशेंट का क्या करेंगे, एक सेट करेंगे कि क्या हमारी इसका क्या गोल हो सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड फोर्थ वन जो क्वेश्चन है आपसे, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच पार्ट ऑफ द स्टेथोस्कोप इज मोर सेंसिटिव टू हाई पिच साउंड। तो स्टेथोस्कोप के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट से दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द स्टेथोस्कोप इज मोर सेंसिटिव टू हाई हाई पिच साउंड। तो वह कौन सा स्टेथोस्कोप का पार्ट है जिसमें हम हाई पिच साउंड सुनाया जाता है? तो बेल होता है क्या, या डायफ्राम होता है क्या? बेल एंड डायफ्राम दोनों होते हैं क्या, या नन ऑफ द? तो जो स्टूडेंट्स आपको बता दें, जो स्टेथोस्कोप के पार्ट्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि बेल कौन सा होता है और डायफ्राम कौन सा होता है, ठीक है। बेल कौन सा होता है, डायफ्राम कौन सा होता है? तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है, राइट वन आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसके लिए जो राइट वन आंसर आपके लिए रहने वाला है वो डायफ्राम रहने वाला है, ठीक है। डायफ्राम रहने वाला है, जिससे हम क्या हाई पिच साउंड सुनते हैं, और लो पिच साउंड हम बेल से सुनते हैं, ठीक है। कभी कभी लो पिच साउंड आएगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लो पिच साउंड हम किससे सुनेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो लो पिच साउंड है मैं आपको बता देता हूँ कि लो पिच जो साउंड है आपका, ठीक है, लो पिच जो साउंड है वो किससे सुनाया जाएगा? तो लो पिच साउंड आपका स्टेटोस्कोप, सॉरी बेल बेल स्टेटोस्कोप के बेल पार्ट से आपको सुनने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कैन कोज क्रॉस इन्फेक्शन एंड द आउटब्रेक इन हेल्थ केयर सेटिंग आर क्लासीफाई एस। तो उसको क्या बोला जाता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डेट कैन कोज क्रॉस इन्फेक्शन, वह क्रॉस इन्फेक्शन कर सकता है एंड आउटब्रेक भी कर सकता है इन हेल्थ केयर सेटिंग आर क्लासीफाई। उसको हम कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो उसको हम अलर्ट ऑर्गेनिज्म में के अलर्ट ऑर्गेनिज्म में क्लासीफाई करेंगे क्या, या बैक्टीरिया में करेंगे क्या, या प्रेवलेंट ऑर्गेनिज्म में करेंगे क्या, या सर्वेलेंस में करेंगे क्या? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा कोई भी इन्फेक्शन जो क्रॉस कर सकता है, देन बात करें आउटब्रेक कर सकता है, तो उसको हम अलर्ट में करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे? अलर्ट ऑर्गेनिज्म में करेंगे, ठीक है। अलर्ट ऑर्गेनिज्म में उसको हम कैटेगरी में उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक इन अ पेशेंट इन्फेक्शन इन्फेक्टेड विद द ग्राम नेगेटिव बेसिलाई द कंडीशन of the patient initially worsened due to release of the large amount of
विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे पूछा गया कि जब आप किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं इन्फेक्टेड विद अ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की कंडीशन में, तो द पेशेंट इनिशियली रोज ड्यू टू रिलीज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ विच, मतलब वह कौन सा टॉक्सिन रिलीज होता है। तो उसके लिए यहाँ पूछा गया कि वह कौन सा टॉक्सिन यहाँ पे रिलीज होता है। तो पेशेंट को 1% में पेशेंट को फील होता है, ठीक है। तो उसको न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं क्या, या एंडोटॉक्सिन बोलते हैं क्या, या एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं क्या, या एंट्रोटॉक्सिन बोलते हैं क्या। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एंडोटॉक्सिन राइट वन आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। किसकी वजह से आपको रिलीज अमाउंट में, एक भारी अमाउंट में रिलीज होता है, तो वो एंडोटॉक्सिन की वजह से वर्सन ड्यू टू रिलीज ऑफ द लार्ज अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज होता है इन ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोलेशन प्रोकोशन इज अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट विथ ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोलेशन प्रोकोशन, यदि हम किसी पेशेंट को आइसोलेशन करते हैं उसके लिए क्या प्रोकोशन होता है, और यदि पेशेंट खासकर टीबी का होता है तो यहाँ पे पूछा है कॉन्टैक्ट प्रोकोशन यूज़ करेंगे क्या, या इन्फेक्शन प्रोकोशन यूज़ करेंगे क्या, या एयरबोर्न प्रोकोशन यूज़ करेंगे क्या, या न्यूट्रोपिक इन्फेक्शन प्रिकॉशन यूज़ करेंगे क्या। तो कॉन्टैक्ट प्रिपरेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉन्टैक्ट प्रिपरेशन हम किसी कॉन्टैक्ट वगैरह के टच में आने से करते हैं। इन्फेक्शन प्रिकॉशन, यदि इन्फेक्शन वगैरह स्प्रेडिंग हो रहा है तो एयरबोर्न प्रिकॉशन आपको अच्छे से पता है कि जो एयर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या स्प्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एयरबोर्न प्रिकॉशन का यूज़ किया जाता है। एयरबोर्न प्रिकॉशन का ये होता है कि वो 6 to 8 आवर आपकी जहाँ पे भी यदि कोई भी पर्सन है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पर्सन है और वो किसी किसी लाइक के कमरे में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पर्सन है, ये एक कमरा है, ठीक है। इस पर्सन में यदि वो यहाँ पे कुछ देर पहले ही या बोलते हैं 1 या 2 मिनट पहले ही यहाँ पे उसने स्नीजिंग वगैरह किया है, बट क्या है कि ये जो एयर प्रिकॉशन होता है वो स्नीजिंग के द्वारा पूरी स्प्रेड आपकी एयर में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वही तो है कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होता है ऑब्वियसली उसको हमेशा खांसी वगैरह रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम हमेशा क्या करेंगे, उसमें एयरबोर्न प्रिकॉशन यूज़ करेंगे, क्योंकि एयरबोर्न प्रिकॉशन ऐसा होता है कि वो आपको ये एयर में स्प्रेडिंग होता रहता है, तो इसलिए हम इसको एयरबोर्न प्रिकॉशन यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये 8th 1 जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं हम इन अडल्ट, अ बॉडी मास इंडेक्स ऑफ द लेस देन 18 kg/m² बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द बिलोइंग हर्डिंग कैटेगरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे अकॉर्डिंग तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये हम हमेशा ही आपसे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसके रिगार्डिंग हर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यदि एक बच्चा है, ठीक है, एक अडल्ट है और उसका वजन कितना है 18.5 kg, ठीक है, 18.5 kg मिली मीटर स्क्वायर, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स है, इसका फॉर्मूला भी ये होता है हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट इन क्या होता है इसका, जो फॉर्मूला था वेट इन हाइट इन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब ये पूछा है आपसे यहाँ पे, यदि पेशेंट का यदि 18.5 kg है तो वो किसकी कंडीशन में उसको रखा जाता है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन के लिए यहाँ पे आपको कैटेगरी दी जाती है, तो उसको हम किसके अंडर अंडर एज की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अंडर एज की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। किस में रखते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम अंडर एज की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसको रखते हैं अंडर एज की कैटेगरी में उसको रखा जाता है, ठीक है। वही बात करते हैं यदि नॉर्मल कहा जाता है कि इसका नॉर्मल किसकी कंडीशन में कहा जाता है, नॉर्मल आपको होता है 18 पॉइंट से लेके तो आपका 24.9 नॉर्मल होता है, ठीक है। 18 पॉइंट से लेके तो कितना होता है 24.9 है उसका नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है। वही बात करते हैं यदि पेशेंट ये नॉर्मल हो गया, इसके बाद यदि ओवरवेटेड पेशेंट होता है, तो ओवरवेटेड होता है किसके अकॉर्डिंग, ओवरवेटेड किसकी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो जो ओवरवेटेड पर्सन होता है वो आपको 25 से लेके तो आपका 28, किसी किसी बुक में 28 है, किसी किसी बुक में 29 देखे रखा हुआ है, ठीक है। तो बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको ओवरवेट में देखने को मिलता है। यदि ओबेस पर्सन होता है, ओवरवेटेड है, तो ओबेस पर्सन किस में इससे अबव देखने को मिलता है, 29 या 28 से अबव देखने को मिलता है, तो वो ओबेस की कंडीशन में अराइज होता है, ठीक है। बात करते हैं इसमें कभी कभी और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि अंडरवेट में तो ठीक है, पर कभी कभी इसमें माइल्ड माइल्ड अंडरवेट पूछ लिया जाता है,
मॉडरेट अंडरवेट पूछ लिया जाता है और सीवियर अंडरवेट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में क्या होता है। तो ये जो हमारा ये अंडरवेट है, ठीक है, 18 से लेकर तो 1.5, तो ये 17 तक रहता है, 17.5 तक रहता है, तो ये माइल्ड अंडरवेट की कंडीशन में आता है, मतलब मॉडरेट है। ठीक है, इससे सीवियर होगा, थोड़ा सा कम जाएगा तो माइल्ड में जाएगा, और इससे भी कम जाएगा तो फिर वो आपको किस में देखने को मिलेगा, सीवियर कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्या बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, किसी भी एग्जाम से पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपसे नॉर्मल पूछ लिया जाएगा, कभी ओबेस पूछ लिया जाएगा, कभी अंडरवेट पूछ लिया जाएगा, मॉडरेट और सीवियर अलग अलग टाइप से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आई होप आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर तरीके से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, एनर्जी स्टोर इन द बॉडी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो एनर्जी होता है वो बॉडी में कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी आपकी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कहाँ स्टोर होता है। तो मसल्स में होता है क्या, लिगामेंट्स में होता है क्या, एडिपोस टिश्यू में होता है या टेंडन में होता है। तो बात करें हम जो एनर्जी होता है वो आपका कहाँ स्टोर होता है, तो जो एनर्जी होता है वो आपका एडिपोस में होता है। ठीक है, एडिपोस में, ठीक है, एडिपोस में आपका एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, किस में होता है आपका एनर्जी, एडिपोस में आपका स्टोर होता है, मसल्स में नहीं होता, लिगामेंट्स में नहीं होता है, और टेंडन में भी नहीं होता। ठीक है, जो राइट बना आंसर इसका, ये राइट बना आंसर देखने को मिला आपका एडिपोस, राइट बना आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्च इज फाउंड इन अबंडेंस इन द ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा है कि स्टार्च बॉडी में सभी जगह पाया जाता है, किसी एक को छोड़ के। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट, आपने पढ़ के लगा होगा, एक एक्सेप्ट आता है और एक एक्सपेक्ट आता है। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है तीन तो ऑप्शन राइट है बट किसी एक को गलत छोड़ के, और एक्सपेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कि तीन तो ऑप्शन गलत है इसमें और एक राइट है। ठीक है, तो ये इसका फंडा होता है, हमेशा किसी भी एग्जाम में आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, क्या इसको हम रूट बोलते हैं क्या, क्या इसको हम रूट बोलते हैं क्या, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रूट बोलते हैं क्या, टूबर को बोलते हैं क्या, अनाज क्या रहता है कि ओलिवर ऑयल रहता है। तो जो एनर्जी होता है वो स्टार्च किस में, ओलिवर ऑयल में देखने को मिलता है, ओलिवर ऑयल में एनर्जी आपका इस- देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, ओलिवर ऑयल में आपका एनर्जी देखने को मिलता है। थायमिन इज द लोस्ट फ्रॉम फूड आइटम इन ऑल द फॉलोइंग बे एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया पूछा गया है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट का, थायमिन इज लोस्ट फ्रॉम फूड। थायमिन आपका किससे लोस्ट हो जाता है, फूड से हो जाता है, नाइडो। चार तो वो सही है बट एक कौन सा एक इसमें जो ऑप्शन है वो गलत दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है मीलिंग की वजह से हो जाता है क्या, या प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज की वजह से हो जाता है, कुकिंग विद द बेकिंग सोडा की वजह से हो जाता है, यूज़ ऑफ द होल बीट की वजह से होता है। तो जो राइट वन आंसर रहता है यूज़ ऑफ होल की वजह से, आपको बीट की वजह से ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि किस टाइप से एनएचएम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपको कोई सा भी स्टेट होगा, आपसे एनएचएम के क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनएचएम हुआ, सीएचओ हुआ है, कुछ इसी टाइप के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आजकल ना तो एनएचएम के क्वेश्चन में सिंगल लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ना सीएचओ में आपको सिंगल लाइनर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑलवेज आपको इस टाइप से लैंग्वेज बना के क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, एज पर आईसीएमआर रिकमेंडेशन द डोसेज ऑफ द फोलिक एसिड सप्लीमेंट टू डू गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन इज। तो यहाँ पे ये भी एक मल्टीपल और एक यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन फोलिक एसिड एक प्रेग्नेंट वुमेन को हम कितना देते हैं। तो 500 मिलीग्राम देते हैं। ठीक है, 500 मिलीग्राम देते हैं, कितना देते हैं, 500 मिलीग्राम। इसके लिए तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, इसमें कभी कभी आपसे अडल्ट का पूछा जाता है, कभी कभी चाइल्ड का भी पूछा जाता है। तो आई होप आपको दोनों तीनों ही वैल्यू और एक लैक्टेशन का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तीन चार जो वैल्यू है वो आप अच्छे से न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग तो क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करके जाना यदि आप एनएचएम का एग्जाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, बात करते हैं बिच अमाउंट द फॉलोइंग इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे पूछा गया है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का कौन सा रहता है, सीरियल रहता है, फ्रूट रहता है, वेजिटेबल रहता है, लेगुन रहता है। तो जो मेन सोर्स होता है वो आपको पता है कि हमें एनर्जी हमेशा खाना खाने या रोटी खाने के बाद ही मिलता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सीरियल देखने को मिलेगा। और सर्जिकल ओपनिंग क्रिएटेड इन द स्टोमक फॉर फीडिंग इज कॉल्ड एस। तो यहाँ पे हम पूछा गया है कि आ सर्जिकल ओपनिंग क्रिएटेड, हम यदि सर्जिकल ओपनिंग करते हैं टू स्टोमक फॉर द फीडिंग इज कॉल्ड एस, स्टोमक में एक फीडिंग करने के लिए हम एक होल कर देते हैं, सर्जरी करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको गैस्ट्रोमी बोला जाता है। ठीक है, गैस्ट्रो
गैस्ट्रोस्टोमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैस्ट्रोटोमी बोला जाता है। ओपनिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम ओपनिंग कर रहे हैं, उसको गैस्ट्रोक्टोमी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? गैस्ट्रोस्टोमी बोला जाता है, ओस्टोमी बोला जाता है। और यदि हम रिमूवल कर रहे हैं तो उसको एक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है? तो उसको हम एक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, यदि हम गैस्ट्रोटोमी के लिए राइट आंसर ये है। इलियो इलियम में यदि हम ओपनिंग करते हैं तो उसको इलियो एक्टोमी बोला जाता है। क्लोस्टोमी को रिमूवल हो जाता है तो बोला जाता है। ठीक है, गेस्टोक्टोमी बोल जाते हो तो उसको रिमूवल करने के लिए उसको बोला जाता है। कोलोस्टोमी बोलते हैं, मतलब कोलोस्टोमी आपको सुन के रखा होगा। कोलन में अपन एक ओपनिंग करके वहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वर्ड के मतलब मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ कि क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब पूछा गया है, यदि बच्चों यदि बात करें एक्टोमी आता है। ठीक है, लास्ट टाइम में यदि एक्टोमी लगा हुआ था मतलब उसका मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, उसका क्या मतलब? उसका रिमूवल मतलब किसी भी ऑर्गन के बर्ड के पीछे यदि आपको रिमूवल लगा है, मतलब उसको ये लगा एक्टोमी लगा है, तो उसका मतलब होता है रिमूवल होता है। ठीक है, मतलब उसको वहाँ से निकालना होता है। ठीक है, और बात करें हम ओस्टोमी। ठीक है, किसका मतलब होता है? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि ओस्टोमी। ठीक है, ओस्टोमी का मतलब, हाँ, ओस्टोमी। ठीक है, ओस्टोमी यदि किसी भी बर्ड के पीछे ओस्टोमी लगा है तो डेट मीन्स कि वहाँ पे हम एक सर्जिकल ओपनिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक सर्जिकल ओपनिंग बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या वहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक ओपनिंग करेंगे, एक क्रिएटेड करेंगे। जैसा आपने देखा कोलोस्टोमी करते हैं तो हम एक बाहर से एक ओपनिंग लगाते हैं, या ड्रेनेज करते हैं तो भी एक ओपनिंग लगाते हैं, तो इस टाइप का वो वहाँ पे यूज़ में किया जाता है। ठीक, आई होप आपको ये दोनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि मैं बात कर लूँ, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लूँ, तो एक्टोमी और ओस्टोमी, इसके रिपेयरिंग, इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। सीरम लेवल ऑफ द सोडियम कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो सीरम लेवल है, ठीक है, कैन बी इंक्रीज बाय द विच ऑफ द मेजर्स, मतलब किसकी वजह से आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं एपिनेफ्रिन का तो आपका सीरम लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा क्या? या रेस्टिंग सोडियम कर रहे हैं तो मिलेगा क्या? या इन्फ्यूजन कर रहे हैं तो मिलेगा क्या? इन्फ्यूजन ऑफ सलाइन कर रहे हैं तो प्लेस द पेशेंट इन अपराइट पोजीशन। तो बच्चों यहाँ पे सीरम लेवल सोडियम का पूछा है। ठीक है, सोडियम का आपको जो देखने को मिलता है वो 135 से 145 मिलीकुलेंट पर लीटर, इसका नॉर्मल रेंज देखने को मिलता है। ठीक है, यदि हम बात करें तो इन्फ्यूजन ऑफ द सलाइन, यदि हम सलाइन देंगे, ठीक है, क्या देंगे? सलाइन देंगे, एनएस, हम जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं एनएस बोला जाता है। ठीक है, एनएस बोलता है नॉर्मल सलाइन। ठीक है, अब सलाइन में क्या पाया जाता है? सलाइन में आपको सोडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, यदि आप सलाइन, नॉर्मल सलाइन उसको एडमिनिस्टर कर रहा है तो ओबियसली उसका जो सोडियम का लेवल है वो क्या देखने को मिलेगा? आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? सोडियम का जो लेवल है वो आपको देखने को क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? सोलिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। तो यदि हम इसको इन्फ्यूज़न कर रहे हैं सलाइन का तो ऑब्वियसली उसका जो सोडियम का लेवल है वो आपको हमेशा ही क्या देखने को मिलेगा बच्चों? इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। द टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग एज वेल एज वॉबल एंड कोलम एग्जिट। तो यहाँ पे पूछा गया द टेस्ट यूज फॉर डायग्नोस्टिक डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, वो कौन सा डायग्नोसिस जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्पटिंग करते हैं एज वेल एज वोबल कैन बी एग्जिट। तो यहाँ पे पूछा है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं क्या? सेंटीग्राफी बोलते हैं क्या? प्लेट ऑफ द एब्डोमिनल बोलते हैं, फ्लेट ऑफ द एब्डोमिनल बोलते हैं क्या? या फिर यही वही बोला जाता है बेरियम स्टडी बोले क्या जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि द टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग, यदि हम किसी डायग्नोसिस कर रहे हैं और उसको हम डिले करना है, ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, तो एज वेल एज बॉबल कोलन एग्जिट, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? हाँ, सेंटीग्राफी बोला जाता है। इसके लिए राइट वन आंसर क्या देखने को मिलेगा? सेंटीग्राफी इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। इस बार आपसे ना तो अल्ट्रासाउंड पूछा है, ना प्लेट प्लेट पहले पूछा है, या बेरियम स्टडीज़ पूछा है। बेरियम स्टडी तो बेरियम में एनिमा जब हम लगाए जाते हैं तो उसका स्टडी करने के लिए हम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज़ यूज टू बी न्यूट्रल व्हेन द पीएच इज। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है जब उसका पीएच कितने तक रहता है। ठीक है, तो उसका पीएच 7/7 रहता है क्या? लेस देन 7 रहता है क्या? मोर देन 7 रहता है या रहता है? तो जो पीएच होता है हमारा, एक चीज़ में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो पीएच रहता है आपको 7.5 से लेके तो 7.45 रहता है। ठीक है, 7.45 रहता है। ठीक है,
ये को यहाँ पे एक नॉर्मल लेता है। यदि जो आपका पीएच होता है, ठीक है, क्या पीएच होता है, यदि आपका पीएच कम है तो पीएच किसकी कंडीशन में आता है, एसिडिक की कंडीशन में आता है, ठीक है। यदि पीएच आपका ज़्यादा है तो वो एल्कोलोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। बट यहाँ पे पूछा है न्यूट्रल कब रहता है, तो जो आपका पीएच होता है वो न्यूट्रल रहता है 7.7, मतलब 7 के बराबर 7 है तो ही आपका पीएच क्या है, न्यूट्रल रहेगा, ना तो वो एसिडिक रहेगा और ना ही एल्कलाइन नेचर में रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एसिडिक होता है, कौन सा एल्कलाइन नेचर का होता है और कौन सा न्यूट्रल में होगा, तो तब उसको बोल दिया जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कभी कभी पीएच के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन 101% किसी भी एग्जाम में जरूर आता है। एल्कोलोसिस कुछ सुन के रखा होगा, एल्कोलिसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनसेटेड होता है, नॉन का पार्सली कंपनसेटेड होता है। तो इस टाइप से 101% लिख के ले लो, आपसे ये आने वाले एग्जाम में पीएच के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है, ठीक है। 1 इंच इज इक्वल टू, तो कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 1 इंच इज इक्वल टू, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1 इंच इज इक्वल टू, यहाँ पे पूछा गया है कि 1 इंच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 किसके बराबर रहता है। तो मैंने मेरी क्लास में भी, जब मैंने मध्य प्रदेश व्यापम को अभी क्लास कंडक्ट करवाया था, तो मैं हमारी हर हर क्लास में आपको बताता हूँ कि 1 इंच इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर देखने को मिलता है, ठीक है। किसके बराबर, 1.5 1 के सेंटर को मिलता है। कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या बना के पूछ लिया जाएगा, जैसा मैं आपको क्वेश्चन यही बना के बता देता हूँ कि कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 इंच के इक्वल होता है, ठीक है। अब यही कभी कभी सेंटीमीटर है 2 और इंच के रिगार्डिंग कभी कभी ये क्वेश्चन और ये कन्फ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स के मन में रहता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन अ ब्रूटली आई बी सेट टू ड्रॉप फैक्टर इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन आ ब्रूटली आई बी सेट इंट्रावीनियस जो सेट होता है आपका, ड्रॉप फैक्टर कितना रहता है, ठीक है। तो 60 ड्रॉप पर मिनट, ठीक है। 60 ड्रॉप पर मिनट रहता है। एक नॉर्मल अडल्ट का बात करें, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल अडल्ट का बात कर रहे हैं। नॉर्मल अडल्ट का मतलब क्या है कि जो इसका डायमीटर रहता है उसमें, जो आपने ऐसा देख के रखा होगा उसमें क्या रहता है, इसमें आपको 60 ड्रॉप पर मिनट, ऐसे जो टिप टिप करके जो बूंदें निकलती है उसका ही पूछा गया है कि 60 ड्रॉप पर मिनट यहाँ से पर्टिकुलर पर मिनट यहाँ पे बूंदें निकलती है, 60 ड्रॉप पर मिनट यहाँ से बूंदें आपकी निकलती है, ठीक है। वो उसका ड्रॉप फैक्टर होता है। वही बात करें यदि आपसे चाइल्ड को बच्चे को पूछा जाता है तो उसमें 15 होता है, ठीक है। 15 होता है, डेट मीन्स क्या होता है कि उसका जो डायमीटर का साइज़ रहता है, जो देखो मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से, जो ये डायमीटर का साइज़ रहता है, ठीक है। बच्चों में तो इसका कम होता है क्योंकि बच्चों में हम हमेशा ही जो फ्लूइड वगैरह होता है वो कम एक अमाउंट के तौर पे दिया जाता है, ज़्यादा फास्ट नहीं दे सकते, नहीं तो सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस फुल होते हैं, ठीक है। भाई बात करें अडल्ट का, अडल्ट की बॉडी में ज़्यादा नीड लगता है, तो हम अडल्ट की बॉडी का जो इसका जो डायमीटर होता है वो अडल्ट की बॉडी का 60 दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कभी कभी आपसे एक यहाँ पे ऐसा नहीं, देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा घुमा दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत घुमाते हैं आजकल। यहाँ पे पूछ लेंगे आपसे अडल्ट, तो यदि अडल्ट पूछ लेंगे तो आपको 60 देना है, ठीक है। यह ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं हम, यदि आपसे चाइल्ड या चिल्ड्रन पूछा था तो 15 ड्रॉप परफेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग होता है और यही क्वेश्चन हमेशा हमको मार्क एक या तो गलत नंबर दे के चला जाएगा या आते हुए हम उसको गलत कराएंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द बैंडेज इज यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम द हेड। यहाँ पे पूछा गया है, ये देखो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है आपसे, कंट्रोल द ब्लीडिंग हेड। तो यहाँ पे कभी यदि क्वेश्चन बनाने वाला होता तो वो आपसे सिंपल पूछ लेता कि स्कैल्प पे बैंडेज किसे बोला जाता है, बट ये नहीं, क्वेश्चन उन्होंने फुल लैंग्वेज में आपसे बनाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द बैंडेज इज यूज टू ब्लीडिंग फ्रॉम हेड। देखा, तो इसको हम ट्रायंगुलर बैंडेज बोलते हैं क्या, रीफ नोट बोलते हैं क्या, स्कैल्प बैंडेज बोलते हैं, स्लिंग बोलते हैं। तो ये हम जैसे सर पे हम ऐसे कवर करके जो बैंडेज लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्कैल्प बैंडेज बोलते हैं। स्कैल्प बैंडेज उसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको स्टूडेंट, तो उसको स्कैल्प बैंडेज बोला जाता है। चिल्ड्रंस प्ले टुगेदर and are even engaged are similar and identical activities, but there is a no organizational division of the labor, leadership, assignment or the mutual goal is type of the प्ले इसे। तो यहाँ पे पूछा है कि प्ले थेरेपी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन सा प्ले होता है जिसमें चिल्ड्रंस आपका क्या करता है, चिल्ड्रंस इवन इंगेज सिमिलर आइडेंटिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, बट देयर इज़ अ नो ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ द लेबर। कोई डिवीजन लेबर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेबर, ठीक है।
और क्या बोलते हैं उसका लीडरशिप असाइनमेंट और म्यूचुअल गोल है, मतलब गोल भी उनका सेम है। तो इसको क्या एसोसिएट प्ले बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? एसोसिएट प्ले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड प्ले बोलेंगे, क्योंकि वो देखो यहाँ पे पूछा गया है सेम सिमिलर है और आइडेंटिकल एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब सिमिलर है देन आइडेंटिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो हम उसको यही चीज़ें सिंपल बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्ले एक्टिविटी के अकॉर्डिंग पूछा था है, सोलिटरी प्ले एक्टिविटी होता है, पैरेलल प्ले एक्टिविटी होता है, ठीक है। ये एक्टिविटी का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ द डिजिट फाउंड ड्यूरिंग न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन इज कॉल्ड एस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्यूजन, नवजात की जांच के दौरान मिले अंकों को फ्यूजन को कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेंटेक्टाइल बोलता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेंटेक्टाइल बोलते हैं। फ्यूजन यदि प्रेजेंट होता है डिजिट वगैरह में तो उसको सेंटेक्टाइल बोलेंगे, ठीक है। पॉलीटेक्टाइल बोलेंगे या सेंटेक्टाइल बोलेंगे या सुब्रमेटिक बोलेंगे या टेलीपेस बोलेंगे। देखो तो इसमें यह है कि फ्यूजन हो रहा है मतलब कम डिजिट हो रहा है। यदि एक्स्ट्रा में होता है तो उसको पॉलीटेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। यदि किसी का मान के चलो ये हैंड है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक ऐसे में, ठीक है, मान के चलते हैं। और इसमें यदि क्या बोलते हैं फ्यूजन हो रखा है, मतलब फ्यूजन हो रखा है तो उसको क्या बोलते हैं? सैंडी डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। यदि इसमें एक्स्ट्रा में पाया जाता है तो इसको पॉलीडेक्टाइल बोला जाता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अच्छे से स्टडी करना है, वेल प्रिपेयर रहना है, मेंटली भी और फिजिकली भी प्रिपेयर रहना है, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम आ रहा हो बिल्कुल नो टेंशन होकर एग्जाम देना है, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग आर द असेस्ड एंड डिटरमाइन द रीडिंगनेस एंड ओ फीलिंग अमोंग प्रीटर्म न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। क्या पूछा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द assess as all of the following are the assessed to determine the रेडीनेस ऑफ द फीडिंग अमंग द रिटर्न न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है उसको हम इन्फेंट मेडिकल कंडीशन करेंगे क्या, ये रिफ्लेक्स करेंगे क्या, रूटिंग एंड द सकिंग रिफ्लेक्स करेंगे क्या, या मोरो रिफ्लेक्स करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए राइटेबल आंसर क्या देखने को मिलता है आपको? मोरो रिफ्लेक्स है। 3 to 4 मंथ में डिसअपेयर हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी यही पूछा जाता है। और जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है और ये जैसे ही बच्चे के चिन पे अपन ऐसे टच करते हैं तो वो आपको क्या बोलता है कि आपके उसका जो फेस होता है उसके टूवर्ड्स लेके आ जाता है। गेग रिफ्लेक्स होता है कि जो कि प्रिवेंट करता है सोलिंग में, ठीक है, इन्फेंट मेडिकल। तो ये चीज़ें हैं, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनएचएम जो एग्ज़ाम होता है इस टाइप से ही क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट वन क्वेश्चन रहने वाला है आज के लिए। सिस्टम ऑफ द एजुकेशन यूज टू टीच बिल्ड ब्लाइंड चिल्ड्रन इज। तो उसको क्या बोला जाता है? ब्रेल बोला जाता है। जैसे हम किसी बच्चे को, बच्चा हुआ चाहे अडल्ट हो, ठीक है, बच्चा भी होगा अडल्ट भी होगा, तो आपने सुन के रखा है ब्रेल मेथड से हम बच्चों, जो बच्चे होते हैं वो देख नहीं पाते, उनको हम इस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो हमारा क्वेश्चन सेशन है वो समझ में आया होगा। बहुत बड़ा यहाँ पे क्लास हो जाएगा। यदि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर भी आपसे डील करवाऊंगा तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे का क्लास हो जाएगा। तो आपको मैं कंटिन्यूशन में हाफ हाफ करके हर दिन आपको एक डेली न्यू क्लासेस देता रहूँगा। तो आज मैंने आपके सामने 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डील कर दिए। आई होप आपको 25 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ तो लर्न करने को ज़रूर मिला होगा। और यदि स्टूडेंट्स बाकी में आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला है तो अपने कमेंट बॉक्स में आपकी रिव्यू ज़रूर पुटअप कर दीजिएगा। यदि इसमें कुछ एड ऑन करना है तो वो एड ऑन हम ज़रूर कर सकते हैं। यदि कुछ आपको मिस्टेक लग रहा है तो भी हमें बताइएगा कि किस वॉइस वगैरह क्लियर है या नहीं है। जो भी आपका रिव्यूज़ है वो ज़रूर पुटअप करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके रिव्यू से हमको पता चलेगा कि हमारे क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। तो प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर पुटअप करिएगा। और यदि क्लास समझ में आ रहा है, कंटेंट में आपको दम लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अपने फ्रेंड नियरेस्ट डियरेस्ट सभी को क्या है कि क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबको ही क्लास का बेनिफिट मिलना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम होता है वो आजकल का एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके कंटिन्यूशन में आपको क्लासेस और भी देखने को मिल जाएगी आने वाले फर्दर डेज में। तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। मैं और इसमें चैनल में आपको अच्छे से पता है कि इसमें आपको वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ वो देखने को मिल जाता है। किसी भी वैकेंसी का पीडीएफ फॉर्म आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाता है। और इन्फॉर्मेशन तो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिल जाता है।
तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक आप अच्छे से स्टडी करिएगा, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है, फालतू लोगों से बात नहीं करना है, जो आपको मेंटली हेल्थ के लिए सही नहीं है उन लोगों से अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपका जो टाइम है वो स्टडी के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो ऐसे बच्चे हैं कि जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि जिनका मेंटली डिस्टर्ब हो रखा है, तो प्लीज़ एक एडवाइस है, अपना जो आसपास का माहौल है उसको चेंज करिए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके साथ चेंज होने लग जाएगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिएगा आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।